नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। पिछले वीडियो की तरह इसमें भी हम 30 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग एक एक प्रश्न को हम अध्ययन के हिसाब से चर्चा करते रहेंगे। तो चलते हैं। इसमें से 31 नंबर वाला पहला प्रश्न, जिसमें दिया है वैयक्तिकवादी इंडिविजुअलिस्ट लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित में कौन से प्रकार राज्य को निष्पादित करना चाहिए। वैयक्तिकवादी यानी कि व्यक्तिवादी जो विचारधारा है, उसके अनुसार उन लोगों के लेखकों के अनुसार जो राज्य का जो प्रकार है अर्थात कार्य है, वो क्या निष्पादित करना चाहिए, उससे संबंधित है। तो इसमें पहला है आंतरिक कानून व्यवस्था का अनुसरण करना। देखिए ये भी सही है। संपत्ति के संबंध में नियम बनाना। देखिए व्यक्तिवादी में या फिर व्यक्तिवादी में वो जो संपत्ति है ये व्यक्ति के ऊपर होता है, राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसमें ये हमारा गलत हो जाएगा। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना, ये भी सही है, ये राज्य का काम है। उस प्रकार के पारस्परिक समझौते जो कि विधिक रूप से वैध है, उसे लागू करना। देखिए ये भी सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एस हैटिंगटन। क्लासिकल थ्योरी दिया है गैडिस जे। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एफ फुकुयामा। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, एंथनी गिडेंस। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा हमारा उत्तर ये और ये दोनों, बाकी ये और ये सही सुलमित नहीं है। बाकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन का है और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये एफ फुकुयामा का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर एक तरफ संकल्पना दिया है और एक तरफ विचारक दिए हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग को इसमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो दिया है समतावादी, उदारवादी, इधर विचार दिए और इधर विचारक दिए हैं। जैसे जे रूसो है, जॉन जैकस रूसो है, जॉन रॉल्स है, रॉबर्ट नॉजिक है, कार्ल मैनहाइम है। तो इसको हम लोग सुमेलित करेंगे। तो इसमें दिया है समतावादी, तो जो समतावादी हैं ये हो जाएंगे जॉन रॉल्स से, और जो उदारवादी है, उदारवादी हमारा हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक। लोक संप्रभुता ये हमारा हो जाएगा जे रूसो, और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये हमारा हो जाएगा कार्ल मैनहाइम। तो इसके हिसाब से जो 2 3 1 4 2 3 1 4 इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो कथन से संबंधित है, तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस से उत्पन्न हुआ है, और कथन 2 है नॉर्वे के दर्शन शास्त्री ऑर्नेनेस ने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है। और ये कह रहा कि कथन में से कौन से कथन सही हैं, ये विकल्पों में से उत्तर देना है। तो इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द के आइकॉन से उत्पन्न हुआ है, आइकॉन से इकोलॉजी। तो ये और उसमें दिया है कथन 2 में कि नॉर्वे के 10,000 ने
परिस्थितिवाद को सतही और गहन परिस्थितिवाद में विभेद। तो इसका हमारा उत्तर जो हो जाएगा, ये हमारा दोनों कथन सही है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश को प्रश्न संख्या 35 से लेकर के 39 तक प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हमको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। राजनीति सिद्धांत न्याय, शक्ति एवं लोकतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों और मूल्यों का अध्ययन है, जिसका प्रयोग हम राजनीतिक प्रथाओं और संस्थाओं का वर्णन करने, समझने, मूल्यांकन करने हेतु करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक विज्ञान का अग्रणी स्थान है। इसका विकास मनुष्य के उत्तम जीवन की तलाश के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत सामूहिक जीवन की परिस्थिति से संबंधित है। यह एक तरफ सामाजिक संबंधों के निर्देशन हेतु नियम की एक व्यवस्था प्रदान करता है और दूसरी ओर सरकार के विकास प्रकृति, देखिए यहाँ विकास प्रकृति, आवश्यकता और उद्देश्य का अध्ययन करता है। यह उन्हें मानवीय धारणा और प्रवृत्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह मनुष्य की राजनीतिक चिंताओं को विश्लेषित करने एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु एक तंत्र के विकास की रूपरेखा निर्मित करने का प्रयास है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश सिद्धांत संकट के समय सामने आए जिसमें उन्होंने समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। हालांकि तत्कालीन समस्याओं के निराकरण की तलाश में वे चिर अस्थायी मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। वे सीमित अथवा संदर्भ से बाध्य नहीं है। इसके अलावा उनका ध्यान अक्सर व्यापक पैमाने पर दुनिया को आवृत करने के लिए होता है। राजनीतिक सिद्धांत एक वैचारिक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है जिसके द्वारा ज्ञान का संश्लेषण होता है। विभिन्न सिद्धांतों का समस्याओं के साथ भिन्न प्रकार का संबंध है। जैसे वे जिस प्रकार की समस्याओं को अधिक गंभीर मानते हैं, परिणाम स्वरूप उसके समाधान निर्धारण में भी अंतर स्पष्ट उत्पन्न होता है। इसलिए वे अनुभवजन्य एवं नैतिक दोनों कथनों का समाहित करते हैं। इसे ए हैकर जो हैं ये हैकर द्वारा भलीभांति चित्रित किया गया है। यह आवेगहीन और उदासीन है। विज्ञान के रूप में यह किसी निर्णय को पारित करने का प्रयास के बिना जिसे अस्पष्ट रूप से या सुस्पष्ट रूप से चित्रित किया जा रहा है। राजनीतिक वास्तविकता का वर्णन करता है। दर्शन के रूप में यह आचरण तथा नियमों को लागू करता है जो समस्त समाज हेतु बेहतर जीवन को सुरक्षित करेगा, न कि केवल निश्चित व्यक्ति या वर्गों के लिए। देखिए यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत किसी निश्चित व्यक्ति या वर्गों के लिए नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति की जटिल प्रकृति के परीक्षण की अनुमति प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करके हम विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के लाभों एवं हानियों की पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे 35 से लेकर के 39 तक प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम देखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित होते हैं। इसमें 35 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित होते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है। केवल नैतिक पदों से, देखिए भी नहीं हो जाएगा। केवल वैज्ञानिक पदों से, केवल इसी का नहीं है। सांस्कृतिक पदों से भी नहीं है। दार्शनिक एवं अनुभवजन्य पदों से। तंत्र हम लोग पढ़े हैं कि दार्शनिक एवं अनुभवजन्य पदों से राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है नहीं है, से संबंधित नहीं है। यह समाज के मूल्यों का अध्ययन करता है। देखिए ये भी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। यह राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करता है। ये भी है, अंदर हम लोग पढ़े हैं। यह राजनीतिक व्यवस्था के लाभों का परीक्षण करता है। ये भी है। और यह संकल्पनाओं और राजनीतिक सिद्धांत के संबंध का अध्ययन नहीं करता है। नहीं, ये तो करता ही है। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राजनीतिक सिद्धांत केवल निश्चित देश की सीमा के भीतर है।
राजनीतिक सिद्धांत किसी निश्चित देश की सीमा के भीतर कार्य करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के संदर्भ में सामान्यीकृत कथन है। राजनीतिक सिद्धांत कभी भी संकल्पना पर आश्रित नहीं होता है। राजनीतिक सिद्धांत केवल शुद्ध विज्ञान है, केवल शुद्ध विज्ञान है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत एकदम शुद्ध विज्ञान नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकृत कथन है। अगला प्रश्न है, में कौन से कथन असत्य हैं? राजनीतिक सिद्धांत न केवल राज्य एवं राजनीतिक संस्थान के संदर्भ में व्याख्या विवरण और निर्धारण में, बल्कि उसके नैतिक दार्शनिक उद्देश्य के मूल्यांकन में भी शामिल होता है। सिद्धांत व्यवस्थित ज्ञान होता है। यह मनुष्य का बौद्धिक एवं नैतिक सृजन होता है। यह राजनीतिक वास्तविकता का वर्णन करता है और आचरण के नियमों को निर्धारित करता है जो सभी के लिए अच्छे जीवन को सुरक्षित करेगा। राजनीतिक सिद्धांत पाठक में विकसित होता है। तो ये असत्य जो कथन है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है असत्य कथन। तो असत्य कथन में देखिए ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। ये राजनीतिक सिद्धांत में सटीक खा रहा है। और इसका जो असत कथन है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये असत कथन है। ऑप्शन नंबर डी जो एक असत कथन है। जो पैराग्राफ था उससे संबंधित ये लास्ट प्रश्न है जो उसी पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत व्यापक स्तर पर सत्य का पता करने का एक प्रयास है, जैसा कि कुछ व्यक्तियों और वर्गों द्वारा इसे समझा गया होता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज को समझना, उसकी व्याख्या करना मात्र नहीं है, बल्कि समाज के बदलाव हेतु मार्गों और साधनों का माध्यम प्रदान करता है। एक कथन और राजनीतिक सिद्धांत की समाज से बुराइयों को दूर करने में कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का राज्य कैसा होना चाहिए इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर जो हो जाएगा असत्य कथन पूछ रहा, नहीं सही कथन पूछ रहा है, सत्य कथन। देखिए यहाँ पे कहा सत्य कथन, तो सत्य कथन में देखिए हमारा उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज को समझना, उसकी व्याख्या करना मात्र नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव हेतु मार्गों और साधनों का माध्यम प्रदान करना होता है। ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न है जो कथन और कारण से संबंधित है। तो नीचे कूट दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कथन को देखें। जब तक इस दुनिया में राजा और राजकुमारों में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी, तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे कह रहा कि जब तक दुनिया में राजा और राजकुमारों में दार्शनिकता वाला स्वभाव नहीं होगा, देखिए ये हमारा मेन फैक्ट है, स्वभाव और क्षमता नहीं होगी तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला इसका कारण है किसी राज्य में गणतंत्र का उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शामिल किया जाएगा। तो सही बात है। तो इसके हिसाब से सही जो चयन व्याख्या ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। देखिए तो कथन तो हमारा दोनों सही है, ए भी सही है और बी आर भी सही है, तो इसके हिसाब से ए भी सही है, ए भी सही है, तो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी सटीक व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1866 में इकोलॉजी पारिस्थितिकी पद निर्मित किया है? अर्नस्ट हैकेल, बी है एफ रिक्स, आरेडहल हैं और ह्यूटन मिफिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्नस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर ए। ये नागरिकता के संबंध में विचार करना है और उसके हिसाब से आगे कूट दिया रहेगा, तो उस कूटों में आंसर देना है। ये नागरिकता के संबंध में ही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे
कोई नागरिक अपने अधिकारों जिसके उपयोग करने की उसे अनुमति होती है उसे जाना जाता है। राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है। नागरिकता देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के भूभाग में जन्म लेता है तो वह नागरिक के रूप में भी माना जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसके कोड को देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट, द सेकेंड सेक्स, सुमालित फायरस्टोन, द फेमिनाइज मिस्टिक, बैटी फ्रीडेन, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स निकोलस है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता की आवश्यक स्थिति नहीं है? तो ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता, लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है। स्वतंत्रता देखिए ये है, समानता भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है। ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायपालिका दूसरी चीज़ होती है, लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अगला जो है, एक तरफ लेखक दिया है और एक तरफ पुस्तक दिया है, तो इसको हम लोग मिलान के तरीके से देखेंगे। डी रफाल हैं, तो डी रफाल जो हैं ये हो जाएगा प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अर्नेस्ट बार्कर जो हैं, अर्नेस्ट बार्कर जो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। एल.टी. हॉबहाउस जो हो जाएंगे वो द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, अब एक हो जाएगा। और एफ.ए. हेग जो होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। इसके हिसाब से हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद को गिरगिट के रूप में व्याख्यायित किया है? जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है, जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है, ये किसका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप रैमजे मोर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रैमजे मोर। रैमजे मोर ने कहा कि समाजवाद को गिरगिट के रूप में व्याख्यायित किया है इन्होंने, और जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। देखिए अगला प्रश्न है, जो कथन दिया गया है, 2 कथन, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, अर्थात स्व-विषयक क्रियाएं एवं अन्य विषयक क्रियाएं। ये किन्होंने किया है? जॉन स्टुअर्ट मिल अर्थात जे.एस. मिल। इसको हम जे.एस. मिल भी कहते हैं। दूसरा कथन है, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए जॉन स्टुअर्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता होती है। ये इनका कथन नहीं है, तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड, देखिए ये इन्हीं की कृति है। और रेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स जो है ये भी इनकी कृति है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, देखिए ये इनकी कृति नहीं है। इंट्रोडक्शन टू लेवायथन, ये भी इनकी कृति है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 49 नंबर पे, गाया की अवधारणा किसने दी है? गाया की अवधारणा किसने दी है?
तो रिचर्ड कार्सन, वंदना शिवा, जेम्स लवलॉक, पिटजॉफ, क्रैफत। इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स लवलॉक। ये लवलॉक ने गया की अवधारणा दिया था। अगला प्रश्न है विम किमिलिका किन आधारों की अग्रदूत है? किन अधिकारों विमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत है? तो राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? सकारात्मक उदारवादी एच.जे. लास्की, मिल्टन फ्रीडमैन, ये नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर भी नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक भी नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एच.जे. लास्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है? इलीट का मतलब होता है संभ्रांत वर्गीय अर्थात विशिष्ट वर्गवादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा C.W. मिल्स, S.R. माहेश्वरी, देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, T.B. वाटमोर, रॉबर्ट मिचेल्स। इसका ये भी नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। ध्यान रहे यहाँ पे नहीं है, लक्षण नहीं है, पूछ रहा है कि यह विघटन में विश्वास रखता है। उत्तर आधुनिकतावाद विघटन में विश्वास रखता है। तो ये है यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। देखिए ये नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृति सिद्धांत को चुनौती देता है। ये भी है। यह अधि आख्यान मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। ये भी है। तो जो लक्षण नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कोड से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन से उत्तर आधुनिक चिंतक हैं? निम्नलिखित में कौन उत्तर आधुनिक चिंतक हैं? मिशेल फूको, इसको माइकल फूको बोला जाता है, लेवी स्ट्रॉस, जिया फ्रांसो लियोटार्ड, जॉन रॉल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ये माइकल फूको जो है ये भी हैं उत्तर आधुनिक चिंतक। और जो फ्रांसवा लियोटार्ड है ये भी उत्तर आधुनिकतावादी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतही पारिस्थितिकी विज्ञान सैलो इकोलॉजिस्ट किसमें विश्वास रखते हैं? किसमें विश्वास रखते हैं? तो लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में, देखिए इसमें विश्वास रखते हैं। विकास के विरोध में देखिए ये नहीं है। सतत विकास में देखिए इसमें भी विश्वास रखते हैं। पर्यावरणीय केंद्रवाद में इसमें नहीं रखते हैं। तो इसके हिसाब से जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत, अधिनायकवादी होते हैं जो तानाशाही होते हैं, टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन, इसको अधिनायकवादी सिद्धांत बोला जाता है। तो ये किसने मार्क्सवाद को, इसको क्या बोले हैं? मार्क्सवादी जो सिद्धांत है इसको कौन सा सिद्धांत बोला गया है? अधिनायकवादी सिद्धांत। ये किसने इस तरीके से बोला है? तो पहला है कार्ल पापर, ये कार्ल पापर जो हैं ये भी हैं। आइजिया बर्लिन ये नहीं है। हन्ना आरेंट, देखिए इसको हैना नहीं बोला जाता है, इसको हन्ना
हन्ना बोला जाता है, हन्ना आरेंट। और इसको एंटोनियो ग्राम्सी, देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हैं। हन्ना आरेंट और कार्ल पॉपर ने जो मार्क्सवाद है इसको आधुनिकवादी सिद्धांत कहा था। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। देखिए स्वभावतः आनुभविक होता है, देखिए सही ये भी है। ये राजनीतिक अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, स्वभावतः आनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, ये भी सही है। इनमें राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये भी सही है। और इसमें दर्शन पर बल दिया, देखिए दर्शन पर बल जो उत्तर या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है ये दर्शन पर बल नहीं देता है बल्कि यथार्थ पे बल देता है, वैज्ञानिकता पे बल देता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 58 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो एक तरफ लेखक है और एक तरफ ग्रंथ है। E.F. शुमाकर है, जो E.F. शुमाकर है इसका कौन सा ग्रंथ है? तो इसका जो ग्रंथ है वो है स्मॉल इन ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीपल्स मैटर। जेम्स लवलॉक, जो जेम्स लवलॉक है उसका जो ग्रंथ है गया, ए न्यू लुक, लाइफ ऑन अर्थ। एफ कैफ्रा जो है इसका द टर्निंग पॉइंट। और रिचर्ड कार्सन जो है ये द साइलेंट स्प्रिंग। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो 4, 3, 2, 1 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर कूट से संबंधित है प्रश्न हमारा, इसमें भी हमको सही सुनिश्चित करना है। ये है हार्वर्ड वारेंडर। जो हार्वर्ड वारेंडर है ये द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हाफ्स, ए थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन। इसका जो मिलान हो जाएगा ए का 4 से हो जाएगा। एडमंड बर्ग जो है, और एडमंड बर्ग जो है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो जाएगा इनका। मैरी वाल स्टोनक्रॉफ्ट, वैली वालेंस्टॉनक्रॉफ्ट जो है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स, ये इसका 1 हो जाएगा। और C.B. मैक्सफर्सन जो है ये 2 हो जाएगा। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, हाफ्स टू लॉक। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न है उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले, बाद में, फिर लास्ट में, इस तरीके से ये विचारधाराएं आया। तो सकारात्मक उदारवाद, समतावाद, नकारात्मक उदारवाद, स्वतंत्रता। तो अगर देखा जाए सीरीज के हिसाब से तो पहले नंबर पे ये आया था नकारात्मक उदारवाद, उसके बाद से आया था सकारात्मक उदारवाद, उसके बाद से आया था समतावाद, तब स्वतंत्रतावाद। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो 30 प्रश्नों का श्रृंखला आज हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के 30 प्रश्नों को सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।